नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। पीएम मोदी जल्द कर सकते हैं उत्तराखंड का दौरा। आपदाग्रस्त क्षेत्र का करेंगे हवाई निरीक्षण। एयरपोर्ट की जांची जा रही व्यवस्था। देहरादून में हिमालय दिवस पर पर्यावरण का संकल्प। सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। सीएम धामी ने कहा इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन के साथ कार्य करें। बागेश्वर में अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम का दौरा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण। आपदा से नुकसान का किया आकलन। रुड़की में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी से मिलेगा युवाओं को रोजगार। ग्राम प्रधान मीर आजम ने दी जानकारी। और विकासनगर में पेयजल की समस्या के जल्द मिलेगी राहत। बारह और 14 सितंबर को बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने अलर्ट किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीपी राधाकृष्णन बने भारत के नए उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन बने भारत के नए उपराष्ट्रपति। चुनाव नतीजे घोषित हुए हैं। सीपी राधाकृष्णन बने हैं देश के नए उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के उम्मीदवार को पराजित किया है और भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। सीपी राधाकृष्णन बने हैं देश के नए उपराष्ट्रपति। 15वें राष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए अब उपराष्ट्रपति होंगे। तो चुनाव नतीजे घोषित हो गए हैं। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। सीपी राधाकृष्णन बने हैं देश के नए उपराष्ट्रपति। 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। और विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ दिल्ली से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति होंगे। चुनाव नतीजे घोषित हो गए हैं और 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में अब शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। अखिलेश जी, देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतगणना पूरी होने के बाद राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी के तरफ से मतगणना पूरी होने का ऐलान किया गया। पीसी मोदी के तरफ से पूरी मतगणना का ब्यौरा पेश करते हुए कहा गया है कि एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के आधार पर 552 वोट मिले हैं, जबकि उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है। वहीं विपक्ष के इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट मिले हैं। बाकी वोट अधिक मिले हैं वी सुदर्शन रेड्डी को, लेकिन वो दूसरी वरीयता के थे, तो इसलिए जीत के लिए उनकी गणना नहीं की जा सकी है। अब कहा जा सकता है कि ये उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की औपचारिक घोषणा और औपचारिक मतगणना के बाद अब आगे की प्रक्रिया पूरी होगी और उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाने की आगे की कार्रवाई अब आगामी दिनों में की जाएगी। मनोज। अखिलेश जी, 452 वोट मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को महज 152 वोट मिले हैं। यानी कि जो विपक्ष की तरफ से क्रॉस वोटिंग जरूर हुई, जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा था। दूसरी चीज, जो हार और जीत का अंतर था लगातार पिछले 3 और 4 उपराष्ट्रपति चुनाव की अगर बात करें, जो हार और जीत का अंतर था लगातार बढ़ रहा था। इस बार जो है लगभग 300 वोट। आपको बता दें कि बड़े अंतर से इस बार भी जीत जो है वो दर्ज की है एनडीए उम्मीदवार ने। देखिए मनोज, अगर चुनाव के जादुई आंकड़े पर नजर डाली अखिलेश जी, आपको करेक्ट कर दें, 300 वोट मिले हैं आपको बता दें सुदर्शन रेड्डी को, जबकि 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज किया है। देखिए मनोज, जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो जादुई आंकड़े का खेल पहले से ही माना जा रहा था, उसमें 111 वोटों की बढ़त
पहले से ही एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रही थी और जी। इंडिया गठबंधन में कमी थी। और उस उम्मीद के साथ अगर देखा जाए तो करीब करीब जो एनडीए पहले से मान के चला था, उसको जो वोटों का आंकड़ा उसे 450 के आसपास मिलेगा और वो सुनिश्चित मान के चल रहे थे। वो वोटों की संख्या एनडीए के कैंडिडेट पीवी राधाकृष्णन को मिला है और राधाकृष्णन को जितने वोट मिले हैं और विपक्ष जो वोट मान के चल रहा था कि लगभग उसमें थोड़ा ही फेरबदल हुआ है, ज्यादा वोटों का अंतर नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह के वोटों की क्रॉस वोटिंग की उम्मीद की जा रही थी, जो निर्दलीय वोट थे वो विपक्ष के समर्थन जाने की उम्मीद जताई जा रही थी। इसके अलावा दक्षिण बनाम दक्षिण का जो चुनाव किया गया था उसमें क्रॉस वोटिंग की भी संभावना जताई जा रही थी। हालांकि क्रॉस वोटिंग की संभावना बेहद कम रही, हालांकि हुई है। और जो दक्षिण बनाम दक्षिण 50 से वोट जो रेड्डी को मिलना चाहिए तो वो उनको उतना नहीं मिले और निर्दलीयों को समर्थन जो विपक्ष को मिलना था उस शाखा को नहीं मिला। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनडीए के उम्मीदवार के जीतने की जो राह थी और आसान हुई और वोटों का आंकड़ा जो अंदाजा लगाया जाता था उससे भी बढ़ा। मनोज। हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इंडी ब्लॉक के जो कैंडिडेट हैं उनको हार मिली है, एनडीए को 25 सांसदों के वोट ज्यादा मिले हैं। तो क्रॉस वोटिंग में एनडीए को 25 वोट ज्यादा मिले। इंडिया गठबंधन टूटा है, 20 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। सीपी राधाकृष्णन अब भारत के नए उपराष्ट्रपति होंगे, देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर वो शपथ लेंगे। सीपी राधाकृष्णन बने हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति। 300 वोट जो है वो सुदर्शन रेड्डी को मिले हैं, जबकि 452 वोट जो है एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं। 152 वोटों के अंतर से सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की है। और जो अंदेशा जताया जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग की, तो 20 जो वोट हैं वो एनडीए को उम्मीद जो अपने वोटों से अधिक वोट मिले हैं, यानी कि क्रॉस वोटिंग कहीं ना कहीं हुई है। तो एनडीए को 25 सांसदों के वोट जो है वो ज्यादा मिले हैं। इंडिया गठबंधन टूटा है, 20 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। सीपी राधाकृष्णन अब होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़ की जगह लेंगे सीपी राधाकृष्णन। तो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। अब भारत के नए उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन अब शपथ लेंगे। एनडीए उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, जिनको 452 वोट मिले हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी, उनको 300 वोट मिले हैं। 152 वोटों के अंतर से उन्होंने सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की है। क्रॉस वोटिंग भी इस दौरान देखने को मिली है। इंडी गठबंधन में क्रॉस वोटिंग हुई है। 25 सांसदों के वोट जो है वो ज़्यादा मिले हैं एनडीए को, जिसकी वजह से बड़े अंतर से सीपी राधाकृष्णन की जीत सुनिश्चित हुई है। इंडिया गठबंधन टूटा है, 20 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। सीपी राधाकृष्णन को उम्मीद से ज़्यादा वोट मिले हैं और जैसा कि पहले ही संभावना जताई जा रही थी कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन विजयी होंगे और चुनाव नतीजों ने उस संभावना पर मुहर लगा दी है। सीपी राधाकृष्णन अब भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। इस बार जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव काटेगा बताया जा रहा था और विपक्ष लगातार दावे कर रहा था कि जो उनके उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी वो जीत दर्ज करेंगे क्योंकि एनडीए टूटेगा, लेकिन एनडीए तो नहीं टूटा। 25 सांसदों को के अतिरिक्त वोट एनडीए को मिले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन टूटा है और क्रॉस वोटिंग हुई है। 25 सांसदों के अतिरिक्त वोट एनडीए को मिले हैं, जिसकी बदौलत 152 वोटों के अंतर से सीपी राधाकृष्णन को जीत मिली है और अब वो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्थान लेंगे। तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले हैं, जब वहीं
इंडी गठबंधन के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। इस बीच बीआरएस और उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा किया था। दोनों पार्टियों ने किसी गठबंधन को समर्थन नहीं दिया। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं, वो उन्होंने चुनाव से दूरी बनाई। लोकसभा में इकलौते सांसद वाली शिरोमणि अकाली दल ने भी चुनाव से दूरी बनाई थी। और इस बीच अविरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल मलिक जी, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 452 वोट पाकर बड़े अंतर से उन्होंने जीत सुनिश्चित की है। 152 वोटों के अंतर से उन्होंने जीत सुनिश्चित किया है और इंडिया ब्लॉक के जो कैंडिडेट थे उनको हार मिली है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी, निश्चित रूप से सत्य की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। और जहां तक विषय है एनडीए का, तो एनडीए आज पूर्ण रूप से मजबूत है, एनडीए पूर्ण रूप से एकजुट है और ये मैं समझता हूँ एक तरीके से एकजुटता का प्रतीक है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एनडीए का, मैं समझता हूँ एनडीए पूर्ण रूप से जनता के हित में जो कार्य कर रहा है उसी का ये फल है कि ऑनरेबल मेंबर सबसे ज्यादा हमारे साथ है। जनता के आशीर्वाद से अप्रत्यक्ष तौर पर अगर बात कर ली जाए, और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से जनता का, तो निरंतर जनता के लिए जो काम किए जाते हैं, जो हमारी मोदी जी के नेतृत्व की, मोदी सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उसके कारण ही सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। और मैं सोचता हूँ जहां तक विषय है इस जीत का, तो एक बड़ी जीत है। और निश्चित रूप से जहां तक विषय है इंडिया अलायंस का है, तो इंडिया अलायंस टूट चुका है, इंडिया अलायंस घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है। इंडिया अलायंस के लोग डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट का नतीजा मैं समझता हूँ स्पष्ट रूप से आंकड़ों में नतीजों में सामने आ चुका है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से जीत का, तो पहले से ही हमारे द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा था, हम पूर्ण रूप से इस विषय को लेकर आश्वस्त। हाँ, बिल्कुल अविरल मलिक जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत धन्यवाद अविरल मलिक जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय खेड़ा जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय खेड़ा जी, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बड़े अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की है, 452 वोट उनको मिले हैं। इंडी ब्लॉक जो दावा कर रहा था कि एनडीए टूटेगा, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई और एनडीए को 25 सांसदों के अतिरिक्त वोट मिले। एनडीए मजबूत हुआ और 152 के अंतर से जो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को विजय मिली है। आपकी प्रतिक्रिया? ये तो उन्होंने एनडीए के खिलाफ ये बोल के बोला था कि लोग अपने सोच से, विचारों से बेहतर कैंडिडेट को वोट दें, और उन्हीं का भी धड़ा टूट गया। सच बात तो ये है कि उनका जो कैंडिडेट था वो कैंडिडेट ही दागदार था। जज होना कोई बड़ी चीज थोड़ी है, जज तो बीसीओ है, दागदार नहीं। दागदार होने का सवाल है, नेता तो बीसीओ है, दागदार और बगैर दागदार का सवाल है। एक दागदार रिटायर्ड जज दूसरे दागदार सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता लालू यादव से वोट मांगने जा रहा है। कितनी शर्म की बात है किसी के लिए भी, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा आदमी, और वो भी एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज, वहां वोट मांगने जा रहा। किससे मांगने जा रहा है? जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी घोषित करके सजा दे जेल अंदर कर दिया, उस आदमी से वोट मांगने जा रहा है। यही उसकी अपनी इज्जत खराब हुई। दूसरी, उसके पहले भी कांग्रेस के हक में फैसला दिए जाने के प्रश्न उठे थे। तो अगर इनको कैंडिडेट भी लड़ाना था तो कम से कम एक कैंडिडेट तो सही लड़ाते। और इन जज साहब को भी क्या सूझी, को मालूम है चुनाव हारना है तो पूरी जुडिशरी की बदनामी करने के लिए चले आए और लालू जी समर्थन मांगने भी चले गए आप। और ऐसा अक्सर उन्होंने किया कि न्यायपालिका पर दाग लगाया, उपराष्ट्रपति की गर्मा की ठेस तो चलो छोड़ो, थोड़ा बहुत राजनीतिक चुनाव होता है, भले पद प्रकारी होता हो, लेकिन कम से कम ये न्यायपालिका का खुद तो बचाए रखते अगर चुनाव न लड़े होते तो सामने हार दिखाई दे रहे थे। क्या शौक चल रहा था इनको चुनाव लड़ने का। दूसरी बात, आदमी भी राहुल गांधी एंड कंपनी ने अपना ढूंढा था और बाकी साथी उनके जितने थे उन्हें चूंकि विरोध करना था तो विरोध किया। जो आदमी अपनी पार्टी चौपट कर चुका है, सब पूरे प्रदेशों में कर चुका है और कितने चुनाव लगातार हारते चले जा रहे हैं, कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को उसने एक रीजनल पार्टी की तरह बना के रख दिया है। और उसी की नेतृत्व में ये लोग उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट भी एक्सेप्ट करते हैं।
उनके पिछलग्गू बन के चल भी रहे हैं। ऐसी मजबूरी आ गई है। शरद पवार जैसे लोग भी आज उनके पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे थे और विरोध कर रहे थे राधाकृष्णन जी का। आप राधाकृष्णन जी से इनको कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है जनता ने, देश की जनता ने, और ज्यादा उनके लोकसभा में सदस्य हैं, और चूंकि प्रदेशों में भी असेंबली ज्यादा है तो राज्यसभा में भी सदस्य है, तो जीता निश्चित था। तो पिछले एक कवायद की गई थी, बेकार की ये कवायद, और जितना भी अपनी और भी मतलब गद्द पिटा ली और भी ज्यादा अपनी, और पोलें भी उनकी खुल गई कि अब आपको तो आपके लोग ही पसंद नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने खुलकर वोट खिलाफ भी दिया है पूरे वोट। अब हमने तो हमें पता ही था कि ये होने वाला, आपको भी पता था, सारे जानते ही थे। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो संभावना जताई जा रही थी और आंकड़ों में भी एनडीए जो था वो बहुमत में था, लेकिन उसके बावजूद भी हालांकि वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद भी नतीजे जो आए उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया। विजय खेड़ा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली से बीजेपी नेता राजेश झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश झा जी, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को ऐतिहासिक जो है आंकड़ों के साथ विजय हासिल हुई, 452 वोट मिले हैं, 152 के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की है। जो क्रॉस वोटिंग की बात इंडी गठबंधन के लोग कर रहे थे, कह रहे थे कि एनडीए टूटेगा, लेकिन टूटा इंडी गठबंधन। 25 अतिरिक्त सांसदों का सहयोग मिला, वोट मिला और एनडीए के सीपी राधाकृष्णन को बड़ी जीत हासिल हुई। आपकी प्रतिक्रिया राजेश जी? राजेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो शायद राजेश जी हमारे साथ फिलहाल नहीं जुड़े हैं। तो सीपी राधाकृष्णन को ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। सीपी राधाकृष्णन अब भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। फिलहाल खबरों में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। तो ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आज देहरादून स्थित आपको बता दें IRDT ऑडिटोरियम में हिमालय दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को इस दौरान हिमालय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन शैली और पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में सामाजिक और विकास की आवश्यकता है और इसके साथ ही पर्यावरण की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि सभी को पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभानी चाहिए, पेड़ पौधे लगाएं और इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों के लिए हिमालय की सुंदरता और जैव विविधता को संरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। उन्होंने उत्तराखंड वासियों की पर्यावरणीय चेतना की सराहना करते हुए कहा कि हरेला जैसे पर्व हमारे पूर्वजों की प्रकृति से जुड़ने की दूरदर्शी सोच का प्रतीक है। देखिए, आज का दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं पूरे देश और दुनिया के लिए ये दिवस बहुत महत्व का दिवस है, क्योंकि आने वाले समय में और वर्तमान में जिस प्रकार की चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सबको आज के दिन ये संकल्प लेना होगा कि हम पूरे वर्ष भर प्रकृति के संरक्षण के लिए, हिमालय के संरक्षण के लिए काम करेंगे। अब बात करेंगे अगली खबर के। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी आज अपनी कर्मभूमि लैंसडाउन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परेड मैदान की मिट्टी माथे पर लगाकर मातृभूमि और कर्मभूमि को नमन किया। वहीं पर लैंसडाउन की पावन धरा पर पहुंचे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का सैन्य अधिकारियों और जिला प्रशासन ने गर्म जोशी से स्वागत भी किया। गणेश जोशी ने यहां परेड मैदान की मिट्टी माथे पर लगाकर मातृभूमि और कर्म भूमि के प्रति आभार प्रकट किया। गौरतलब है कि 13 नवंबर 1976 को उन्होंने गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर से बतौर राइफलमैन सेना में भर्ती होकर देश सेवा का संकल्प लिया था। वर्षों बाद उसी भूमि पर लौटकर मंत्री भावुक हो उठे और कहा कि यही स्थान उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
अगली खबर हरिद्वार से है, जहां बुलडोजर गर्जना से हिली है धर्मनगरी। कब्जेदारों पर डीएम मयूर दीक्षित के आदेश का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, कब्जेदारों पर मयूर दीक्षित, जो डीएम मयूर दीक्षित के आदेश का कहर बेदम साबित हो रहे सरकारी जमीनों के कब्जेदार। सिडकुल में ध्वस्त हुए स्थायी निर्माण, हटा अतिक्रमण। डीएम का दो टूक इस दौरान देखने को मिला। दो टूक सामने आया। सभी अतिक्रमण को नेस्ताबूद किया जाएगा। शहर देहात में जारी एक्शन से कब्जेदारों की नींद उड़ी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धामी सरकार ने 4 में 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दिए जाने का दावा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भी भर्ती पेपर लीक नहीं हुआ। इससे आपको बता दें, कानून लागू होने के बाद एक बार भी परीक्षा पेपर लीक नहीं हुआ है। इससे भर्तियों में पारदर्शिता आई है। वहीं अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की माने तो उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर वाकई में 25,000 सरकारी नौकरियां दी हैं तो मुख्यमंत्री धामी अपॉइंटमेंट लेटर ना लाभार्थियों को देते हैं, और ऐसा तभी होता है जब आपके पास बड़ा आंकड़ा नहीं होता है। छोटे मोटे आंकड़े पर लोगों को गुमराह किया जाता है। और अगर वास्तव में 25,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं तो सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, लिस्ट जारी कर देनी चाहिए, जिससे विपक्ष और सभी लोग भी देख लें कि उन 25,000 लोगों को क्या नौकरियां मिली हैं। लोगों को रोज दिया जॉब्स दी होती तो धामी जी खुद जॉब्स बांटते हुए नहीं दिखाई देते। मैंने देखा अपॉइंटमेंट लेटर्स धामी जी दे रहे हैं। और ऐसा तभी होता है जब आपके पास बड़ा आंकड़ा नहीं होता। आप छोटी मोटे आंकड़ों को लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए दिखाते हैं। और 25,000 लोगों को अगर रोजगार दिया है, नौकरियां दी हैं, तो एक श्वेत पत्र जारी कर दें, लिस्ट जारी कर दें। पत्रकार भी देख लेंगे, विपक्ष भी देख लेगा कि वो कौन 25,000 लोग हैं, उनको क्या जॉब्स दी गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में नैनीताल पुलिस इन दिनों काफी चर्चा में है। पिछले कुछ दिनों से पुलिस और नेताओं के बीच लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। 7 बार के विधायक और वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत शनिवार को जहां नैनीताल पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठकर पुलिस के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाने के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न करने का उन्होंने आरोप लगाया। करीब 4 घंटे तक धरने पर बैठने के बाद एसएसपी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा और मनोबल के बाद विधायक ने अपना धरना खत्म किया। इस दौरान विपिन पांडे ने नैनीताल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े मामले में पुलिस बिना जांच के मुकदमा दर्ज नहीं करती है, लेकिन पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के उनके ऊपर भेदभाव से मुकदमा दर्ज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ भाजपा नेताओं के दबाव में पुलिस मामूली बात पर बिना जांच पड़ताल के उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है पुलिस ने। विपिन पांडे ने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाने और मारपीट करने का आरोप लगाया था, वह व्यक्ति भी मुकर गया है। देखिए, मेरी शिकायत मुकदमा करने को लेकर नहीं है, मेरी शिकायत व्यवस्था को लेकर है। कोई भी मुकदमा, कोई भी तहरीर अगर थाने में जाती है तो उसे 2 घंटे में आज तक कभी दर्ज नहीं किया गया। मामला खरोच से लेकर के अगर संबंधित हो तो मेरे पास कई बड़ी बड़ी घटनाएं ऐसी हैं। परसों भी एक सीओ गरब्याल जी है, उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, मैंने तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने गाड़ी भी छोड़ दी और व्यक्ति का रफ ड्राइविंग में चालान तक नहीं किया। हम यहाँ धरने में इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये एसएसपी नैनीताल महोदय ने मेरे पति के खिलाफ 2 घंटे में बिना जांच पड़ताल किए झूठा मुकदमा दर्ज किया है। हल्द्वानी में इतने केस हो रहे हैं और ये किसी पे झूठे मुकदमे ऐसे दर्ज नहीं करती हैं। निर्दोषों को अपराधी बनाने का काम ये नैनीताल पुलिस कर रही है। अभी परसों वीडियो के माध्यम से हमने देखा था कि माननीय विधायक बंशीधर भगत जी ने भी बोला था कि इन्होंने मर्डर केस में भी किसी व्यक्ति को झूठे उसमें फंसा दिया। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श किया। मंत्री महाराज ने बताया कि सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड को एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए होम स्टे योजनाएं, धार्मिक पर्यटन और वेंडिंग डेस्टिनेशन जैसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि पर्यटन के माध्यम से प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
बताना चाहूंगा कि उत्तरा का जो गठन है बहुत सुंदर कार्यक्रम था। उसमें सभी हमारे स्टेक हैं, सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें विचार विमर्श हुआ, हमने भी अपने आइडियाज़ दिए। हमने इस समय शाक्त है, वैष्णव सर्किट है, नवग्रह सर्किट है, विवेकानंद सर्किट है, महाशु सर्किट है, गोलजू सर्किट है, सब बाकी चर्चा की है और कहा थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए और भी जो हमारे सुरभ्य स्थान है वहाँ पर यात्रियों को ले जाने का प्रयास किया जाए और इससे हमारा टूरिज्म व्यापक बढ़ेगा और फैलेगा। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का